नमस्कार। आज हम दुनिया के कुछ सबसे मजबूत दिमागों के पीछे के मनोवैज्ञानिक रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरे पड़ताल इतिहास के 500 सबसे शक्तिशाली लोगों के जीवन भर के अध्ययन पर आधारित है और इससे एक ऐसे हथियार का पता चलता है जिससे अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि ये भावनात्मक प्रतिक्रिया की समस्या है क्या। फिर हम उस बुनियादी मानसिकता और 3 जबरदस्त तकनीकों के बारे में जानेंगे जिनसे कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। और आखिर में एक छोटी सी चुनौती होगी। अक्सर लोग खुद को एक जाल में फंसा हुआ महसूस करते हैं। उनकी भावनाएं, उनकी खुशी, उनका दुख, सब कुछ दूसरों के कामों और उनकी राय से तय होता है। सोचिए, ऑनलाइन लाइक से लेकर असल जिंदगी में होने वाली आलोचना तक सब कुछ हम पर हावी हो जाता है। तो यहाँ लक्ष्य सिर्फ कुछ देर के लिए अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि लक्ष्य है अपने अंदर एक ऐसा स्विच लगाना जिससे इमोशंस पर पूरा कंट्रोल हो। ये वही राज है जो मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी ने लेखक नेपोलियन हिल को बताया था। ठीक है, तो चलिए इस सबसे ज़रूरी सिद्धांत को गहराई से समझते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी नाकामी से हुई थी। ये कहानी शुरू होती है 1937 में। 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद नेपोलियन हिल ने अपनी किताब पूरी की, लेकिन उन्हें हर प्रकाशक से सिर्फ एक ही जवाब मिला, नहीं। वो पूरी तरह टूट चुके थे। और उसी निराशा के पल में उन्हें एंड्रयू कार्नेगी की कही एक बात याद आई जिसने उन्हें एक नई दिशा दी। और यहाँ आप उस टकराव को साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ दुनिया की राय, प्रकाशकों का शोर, और दूसरी तरफ नेपोलियन हिल का अपने काम पर अटूट विश्वास। तब हिल ने एक नियम बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो सलाह सिर्फ उन लोगों से लेंगे जो पहले से ही उस मुकाम पर हैं जहां वो पहुंचना चाहते हैं। बाकी किसी की राय मायने नहीं रखती। चलिए अब पहली प्रैक्टिकल तकनीक पर आते हैं। ये तरीका तेल के बहुत बड़े कारोबारी जॉन डी रॉकफेलर से सीखा गया था। देखते हैं ये कैसे काम करता है। हुआ ये कि रॉकफेलर को खबर मिली कि एक डील में उन्हें लाखों का नुकसान हो गया है। अब इतने बड़े नुकसान के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो किसी ने सोची भी नहीं थी। सोचिए, न गुस्सा न घबराहट, उन्होंने सिर्फ 5 सेकंड का एक पॉज लिया और शांति से पूछा, ठीक है, अब आगे क्या करना है। ये अपने आप में इमोशनल कंट्रोल की एक बहुत गहरी तकनीक है। उन्होंने समझाया कि कोई भी इमोशन एक लहर की तरह होता है। उसे रोकना नहीं है, उसे महसूस करना है, स्वीकार करना है और फिर उसे जाने देना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम उसी में डूब जाते हैं। चलिए अब एक और एडवांस स्ट्रैटेजी देखते हैं, और ये हमें मिली है महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की लैब से। एडिसन को हर रोज आलोचना और बिना मांगी सलाह का सामना करना पड़ता था, तो अपने फोकस को बचाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कारगर सिस्टम बनाया। उन्होंने एक नोटबुक बनाई थी जिसमें सिर्फ 5 लोगों के नाम थे। ये वो लोग थे जिनकी राय उनके लिए सच में मायने रखती थी, और इन 5 लोगों को चुनने के उनके कुछ साफ नियम थे। अब इस बात में जो सबसे कमाल की चीज़ है वो है आज़ादी। इस बात की आज़ादी कि हमें हर किसी को अपनी सोच या अपना नज़रिया समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं आखिरी तकनीक पर, जो असल में ताकत का सबसे बड़ा रूप है, और इसका प्रदर्शन किया था अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट ने। रूजवेल्ट को लगातार विवादों का सामना करना पड़ता था, तो उन्होंने एक सिंपल सा नियम बना लिया। वो सिर्फ उन लड़ाइयों में अपनी ऊर्जा लगाते थे जो सीधे उनके मुख्य मिशन से जुड़ी होती थीं। बाकी सब कुछ वो नज़रअंदाज कर देते थे। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हर बात पर रिएक्ट करना, हर बहस में पड़ना असल में कमज़ोरी की निशानी है। असली ताकत ये चुनने में है कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं। तो ये 3 तकनीकें, रीसेट, फिल्टर और शील्ड, बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन ये तभी काम करती हैं जब इन्हें असल ज़िंदगी में लागू किया जाए। नेपोलियन हिल ने 25 सालों के अपने अध्ययन में एक पैटर्न देखा कि 95% लोग सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं, सेल्फ हेल्प की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जो 5% लोग कामयाब होते हैं वो असल में इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। तो असली चुनौती यही है, क्या हमें उन 95% लोगों में रहना है जो सिर्फ सुनते हैं, या उन 5% में आना है जो काम करते हैं। ये फैसला सिर्फ निष्क्रिय सीखने को एक सक्रिय अभ्यास में बदल सकता है। और इसी के साथ एक आखिरी सवाल रह जाता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।
हमारी जिंदगी को क्या चीज़ परिभाषित करती है, जो हम जानते हैं या जो हम करते हैं।